जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जन ऑटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय धामी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। बड़ी असमंजस में है धामी सरकार, क्योंकि एक तरफ उपनल कर्मी जो हैं वो नियमितीकरण, समान काम समान वेतन की मांग को लेकर डटे हुए हैं मैदान पर, और वहीं दूसरी तरफ जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है वो उनके नियमितीकरण का विरोध कर रहा है। ऐसे में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का दावा करने वाली सरकार के लिए अपने स्लोगन को जमीन पर चरितार्थ करना, जमीन पर उतारना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है कि आखिर बेरोजगारों को, उपनल कर्मियों को, सबको साथ लेकर कैसे चलेगी और सबका विश्वास कैसे हासिल करेगी। और ऐसे में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं उपनल कर्मियों के साथ, वही दूसरी तरफ उपनल कर्मियों का जब हम तर्क सुनते हैं वो भी बड़ा वाजिब नजर आता है। ऐसे में आपको क्या नजर आता है? हमारा ये कहना है कि उपनल कर्मियों की जो मांग है वो किसने पूरी करनी है? सरकार ने। और जो बेरोजगारों की मांग सरकार ने पूरी करनी है। क्या करें? को स्वीकार करना चाहिए और बेरोजगारों को भी चाहिए कि जो अभी तक सीएम आवास कूच होता था, फिर वो धीरे धीरे सचिवालय कूच में बदला और अब वो धीरे धीरे उपनल कर्मियों के खिलाफ कूच में बदल जाए, तो समझना चाहिए कि कौन उनके आंदोलन को हाईजैक कर रहा है। आपने एक बहुत अच्छी बात की, कांटो भरा ताज है। चलिए इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जो कांटो भरा ताज होता है ना, जो कांटे हो साथ में होते हैं, गुलाब भी साथ होता है। तो धामी जी गुलाब भी हैं और धामी जी कांटो भरे ताज में भी बैठे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में सबको साथ लेने की चुनौती जो है, क्योंकि मैं एक, आप विपक्ष में अगर मान लेते हैं कि भैया राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के भी संस्थापक है, क्षेत्रीय पार्टी है, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक सकारात्मक सलाह क्या हो सकती है, क्योंकि ये बात यहाँ पे विरोध की नहीं है। सलाह ये है कि जो बेरोजगारों की मांग है कि भाई भर्तियां निकालो, तो भर्तियां निकालने के लिए कौन मना कर रहा है? उसमें ना कुआं है ना खाई है। जो 22,000 अगर एकोमोडेट कर लिया आपने, नहीं, फिर तो कई सालों तक बहुत पद हैं, उसके बावजूद भी बहुत पद हैं। ऐसे 22,000 हैं तो उनको कोई अमरता का वरदान तो नहीं मिल गया भाई? 15-20 साल 25 साल से जो सेवा कर रहे हैं वो रिटायर भी तो होंगे। नौकरी मिलेगी। जो बेरोजगार जो करणपुर में जो 6x6 के कमरे में तैयारी कर रहा है उसको नौकरी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, नौकरी मिलेगी अगर बेरोजगार अपना टारगेट न बदले। बेरोजगारों को 2022 के इलेक्शन से पहले बताया गया था कि 647 पद ऊर्जा निगम में खाली है। आज दूसरा चुनाव आने वाला है और 647 पद पहले की तरह ही खाली हैं। कहां गए वो पद? उपनल कर्मियों ने तो नहीं भरे ना। इसका मतलब है कि सब बेरोजगारों को समझना चाहिए कि ये सरकार है जो भर्तियां नहीं कराना चाहती। यही समझने के लिए तो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करवाई हमने कि भाई ये बात समझो कि 22 से पहले भी 647 पद खाली थे, आज भी वो 647 पद खाली हैं। तुम्हारे पद उपनल कर्मियों ने नहीं खाए, वो तो पहले से 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं। जो खाली पद हैं आप अगर उनके लिए भी लड़ाई लड़ लो, वो ये कह रहे हैं कि जो मेरिट बेस्ड, जो तय करने वाली बॉडी है उससे लड़ो, यही तो कह रहे हैं। उपनल कर्मियों से काहे को लड़ रहे हो भाई? डॉक्टरों को कहा जाता है वॉक इन इंटरव्यू करो, नर्सिंग भर्ती वालों से कहा जाता है कि वर्षवार भर्ती होगी, डीएलएड, डाइट डीएलएड, बीटीसी वालों को भी कभी कहा जाता था कि साहब जैसे जैसे बीएड वालों ने कर दिया वैसे वैसे भर्ती होंगी। अलग अलग भर्ती प्रक्रिया की अलग अलग पॉलिसी है, कौन तय करता है? सरकार ना। अगर वो इसीलिए आया कि भाई 10 साल से पहले किसी को नियमित, आप कह रहे हो कि कोई ना कोई आपकी पार्टी भी मानती है कि कोई कट ऑफ डेट जारी होनी चाहिए। 22,000 को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता, लेकिन तय है। उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार प्रकरण में जो केस था कि 10 साल से पहले मत करो, 10 साल जिनको हो गए और अगर हम कर देंगे तो गलत। सरकार कह रही है, सरकार को कहने का डर है। कह रही है सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह रही है ना, फिर इसका मतलब तो सरकार को समझना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सरकार को कहने का डर है, ये अंदेशा, क्योंकि अभी तक तो हो जाना चाहिए था। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और सरकार, आप जो कह रहे हो कि सरकार कह रही है कि नहीं करेंगे, तो सरकार कंटेम्प्ट। ये मैं सवाल में इसलिए ले रहा हूँ सिंघल जी, क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, सरकार उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गई, और वहां भी तो कहीं ना कहीं सरकार के वेलकम है, आप जीत गए, आपका स्वागत है, यही तो होना चाहिए भाई। सुप्रीम कोर्ट जब कह चुकी है कि ये है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। और हर एक को अगर कोई हठधर्मिता है, कोई दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखे, और अगर नहीं है बात रखने के लिए तो चुपचाप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे सर्वमान्य तौर पे स्वीकार करे, यही तो कह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है सड़क पर लड़ी जा रही है, आपने देखा एक बहन जो है उनकी मृत्यु हो जाती है ब्रेन हेमरेज से, नीलम डोभाल, और ये कहा गया अपने कर्मियों द्वारा कि भाई बहुत तनावग्रस्त थी, बहुत मेंटली बहुत टॉर्चर हो रहा था उनका, टूट चुकी थी, वो परेशान थी, उनके पति भी अपने कर्मी है, वो भी अपने कर्मी है, कहीं ना कहीं इस तनाव में उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। ऐसे में मेरा सवाल ये है, ये लड़ाई जो सड़क पर लड़ी जा रही है, करीब 2 हफ्ते होने को आ गए हैं, सड़क पर लड़ रहे हैं, डटे हैं, और सरकार जो है एस्मा कानून भी ले आई है कि भाई आप 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकते।
और ये दिया गया है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के नाम पे, यानी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम के नाम पे सरकार ने बोल दिया कि भाई हड़ताल करोगे तो जेल में ठूस देंगे, सीधा सीधा ये धमकी भी दे दी है। ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उपनल कर्मियों के पास क्या एक कानूनी रास्ता बचता है, कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए उन्हें? क्योंकि जब कोर्ट की आप कह रहे हैं कि अवमानना का सीधा सीधा मामला है, सरकार कोर्ट की बात नहीं सुन रही है, तो क्या उपनल कर्मियों को कोर्ट का रुख भी करना चाहिए? एक बात तो सुनो, अगर सरकार है चुनी हुई सरकार, हमने एक सरकार चुनी और उसको बोला तो हमारे लिए काम करोगे, ये जो कानून बने हुए हैं इनका तुम पालन करोगी। अगर वो सरकार ना सुने और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो इसका मतलब क्या है कि वो सरकार हमारी नहीं है। हमने क्यों चुनी? सरकार को चुना जाता है काम करने के लिए कानून के अंतर्गत, और सुन नहीं रही ना सरकार, नहीं सुनी और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा सरकार को, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार हार गई। तो अब बेरोजगार कहाँ जाएंगे? अब बेरोजगार जनता की अदालत में जाएंगे। और मैं कह रहा हूं कि जो लोग सरकार को ये सजेशन दे रहे हैं कि कभी बेरोजगार का जब हड़ताल हुई तो उसके पैरेलल एक और आंदोलन कराया गया, जब बेरोजगारों ने धरना दिया उसके पैरेलल एक और आंदोलन करवाया, किसने सुझाव दिया सरकार को कि उनका आंदोलन करवाओ? अभी उपनल कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, जब वो आंदोलन उनसे रुका नहीं तो सीधा खुलकर बोलिए कि आप गृह सचिव जो शैलेश बघेली हैं उनको प्राइवेट में लीज पे दे दो, और जो वकीलों की जमीन है तुम उस पर रैन बसेरा बनाओ। ये सामान्य बुद्धि का आदमी भी समझ सकता है कि ये जो सजेशन कोई सरकार को दे रहा है इसको थोड़ा पुनर्विचार दिक्कत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के बीच अपने खासम खासों को कैसे फिट किया जाए, चाहे वो सचिवालय हो चाहे वो विधानसभा हो, ये मामला किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में सुलोचना जी क्या मैं लगाना छुई क्या मन लगाने छी सब देखना चाहिए ना सुननो नीचे। पर जो ये उपनल कर्मी और बेरोजगारों का कल जो ये मुद्दा छी ना, सुनो नहीं हम तो सबके साथ, देखो ये बेरोजगार चीज वो तो हमारे बच्चों बराबर छी, उपनल कर्मी हमारे साथ के हैं, तो हम तो दोनों पक्षों में एक हमने अपना भविष्य खत्म कर दिया। उपनल कर्मचारियों का भविष्य समझो खत्म में है, क्योंकि किसी की उम्र 57 साल हो गई, किसी की 47 साल हो गई, उनकी उम्र तो जाने वाली, वो तो नियमित भी कर लेते 1-2 सालों को रहे, कई लोग उसमें ऐसे हैं। बेरोजगार जो संग है वो हमारे बच्चों के साथ के, मेरा खुद का बेटा 26 साल का हो गया, तो ये तो बेरोजगार तो उस एज में है। यदि ये इन दोनों को बीच में कोई रिमोट कंट्रोल बन के आ रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की पूर्ण है। मैंने कल वो इस पर भी लिखा कि अपनी अपनी लड़ाई लड़ो, पहले तो अपने घर में अपनों का साथ दो। वित्तीय बोझ का मामला लगता है आपको कहीं ना कहीं कि वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सरकार? लोग रिटायर भी तो होना चाहिए ना, रिटायर वाले जब जा रहे हैं रिटायर होके क्या वो सीटें खाली रहेंगी? उस पे भरो ना बेरोजगारों को, वहां पे निकालो ना, आप पद क्यों नहीं निकाल रहे हो? और जो लगे अच्छी बेचारों जिन 20 साल से जो मेहनत कर रहे हैं उनको तुम किनारे कर रहे हो, तो ये सब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? क्योंकि कोरोना की कई लड़ाई जो थी उसमें तमाम उपनल कर्मी ही डटे हुए थे, सरकार खुद उपनल कर्मियों के भरोसे बैठी हुई थी। तो हम यही तो कह रहे हैं कि क्यों हमारे उत्तराखंड के बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जिंदगियों में क्यों कर रहे हैं? इतने सारे रिटायर हो रहे हैं, आए दिन रिटायर होते हैं, वो भी तुमने खाली रखे हैं, जो पहले भी खाली पद हैं वो भी खाली हैं, आखिर तुम उनको कहाँ से भर रहे हो? अपने लोगों से भर रहे हो या बाहर से भर रहे हो? सरकार भले ही सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास ना करे, लेकिन हम सबकी बात जरूर रख लेते हैं। अंतिम पायदान तक भी पहुंच रही है सरकार। नहीं पहुंच रही भाषा बोलेंगे, भाई साहब बोलेंगे। देखिए इन्होंने फाइल आगे बढ़ा दी है। गणेश जोशी से कह रहे हैं सुबोध नियाल जी सुनेंगे, सुबोध नियाल जी कह रहे हैं गणेश जोशी से सुनेंगे, तो सुनेंगे। हमारा बोलने का मकसद ये है, अगर उपनल का विषय लगाया उनको वहाँ पे लगाया नौकरी पे, तो उनको उस जगह पे रहने दो, अभी काम कराओ उनसे, काम लो उनसे, क्यों हड़ताल में बैठा रखें? जब सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए हैं तो फिर अपना काम ले लो उनसे, और उसके दोनों राजीनामा कर लो, दोनों पार्टी टीम है नहीं है। नौटियाल जी बहुत बुरा हाल। जी बहुत बुरा है। अमन सोची न था कि उत्तराखंड जो ये प्रकार से आज 25 साल पूरा होने पर जो आज हमारे बच्चों की जो है दुर्दशा है। खुकरी लगी या खुकरी? जी मैं सेना से जब हूँ, रिटायरमेंट हूँ। खुकरी दिखाओ यार, मगर आज देखो ये सेना से है। आज मुझे जो है सेना से मैं इससे सवाल आपसे ले रहा हूँ, एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने गणेश जोशी जी का 3-4 दिन पहले इंटरव्यू किया, उन्होंने एक चीज कही कि जो 22,000 जो उपनल कर्मी है, इसमें तो 7,000 जो है वो भाई फौजी है। बोला कि जो उपनल का जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया ताकि जो हमारे फौजी भाई हैं जो रिटायर होकर आ रहे हैं उनको फिट किया जाए, उनके आश्रितों को फिट किया जाए। तो 22/7 तो ये कैलकुलेशन बता दी कि उनको कोई परेशानी नहीं है। अब 22/7 हटा दीजिए, अब बचे आपके 15। और हमारा जो फौजी का जो बेटा होता है वो सत्यता की लड़ाई लड़ता है, क्योंकि वो सत्यता के नमक से पैदा होता है।
और उसने बोला कि मैं अपने बाप की संपत्ति को बिक्री नहीं होने दूंगा, इसलिए उसने जो है इस्तीफा दिया। और मैंने इसका संज्ञान जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी दिया और माननीय उन्होंने हाँ राज्यपाल महोदय को भी दिया। मेरे पास कॉपी है, मैं दिखा क्या सकता बोल हूँ। उन्होंने आपका संज्ञान लिया? कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। कोई संज्ञान नहीं लिया। आगे आगे बढ़ते हैं जी। जो मैं आज ये बेरोजगार और जो उपनल कर्मी है इनकी जो लड़ाई करवा रखी है, लड़ाई इनकी जो मतलब बेरोजगार है, अब इनको उस 27 के चुनाव के लिए लालच दिया जा रहा है। इसलिए लालच दिया जा रहा है कि जैसे उनको 10 साल उनको नौकरी दे दिया और भाई तुमने हमारे लिए काम किया तो अब तुम्हारी नौकरी दे दी, अब वो हमारे लिए बेकार हो गए। तो एहसान मारा जा रहा है पूरा। एहसान माना जा रहा है और अब जो नए हैं इनको लालच दिया जा रहा है और इसीलिए आपस में इनको वो कराया जा रहा है। वो 10 साल वाले बेकार हो गए। फौजियों का एक मुद्दा रख दिया उन्होंने, 7,000 ये फौजी हैं और जो पहले वाले, क्योंकि कोई भी समर्थक जाता है उसके साथ जाता है, किसी को ठेका मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, हर उम्मीद में जाता है। वो उम्मीदें अब खत्म होगी 10 साल की। अब ये चीज है, लालच दिया जा रहा है लेकिन समान काम समान वेतन की मांग को नहीं। हाँ, मैं आपको बताऊं क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि नहीं है, परंतु जो है खुद तो मंत्री जी के उसमें आ गए। पहले जो है आज आप बता रहे हैं कि गणेश जोशी कह रहे हैं 8,000 होते, तो भाई जब हरक सिंह रावत जी मंत्री थे, अभी 22 में 7,000 जो है वो 22 में है, तो भर्ती तो पहले आज गणेश जोशी कल उस पद पर हरक सिंह रावत जी थे, उनके द्वारा तो ये भर्ती किए गए थे, जिनको ये बैकडोर कह रहे हैं। बड़ी समस्या है। आप जितने उपनल के मामले को समझेंगे उतना इसे सुलझने की जगह उलझते ही चले जाएंगे। और सरकार भी जितना इसको सुलझाना चाह रही है लेकिन हो उल्टा रहा है, सरकार इसे उलझा रही है। ऐसा उपनल कर्मियों, बेरोजगारों और तमाम अपोजिशन जो पार्टियां हैं वो यही बात कह रही है। और कहीं ना कहीं 15,000 की सैलरी में कैसे घर चल रहा होगा, कहीं ना कहीं क्या ये करप्शन को बढ़ावा नहीं देता कि जो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बातें करती है